चलिए, तो क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने किसकी बात की थी? महमूद गबन। और महमूद गबन की क्या हो गया था? एक्सक्यूशन। क्यों हुआ था? क्योंकि नोबल्स ने कॉन्स्पिरेसी करके इसकी हत्या करवा दी थी सुल्तान से ऑर्डर करवाकर। ठीक। और इसको क्या गद्दार घोषित करवा गया, ट्रेचर घोषित करवा दिया गया था। पूरी कॉन्स्पिरेसी बाकी सारे नोबल्स ने मिलकर इसके खिलाफ किया। और क्यों किया? क्योंकि इसने ऐसे रिफॉर्म्स क्या किए थे? एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स किए थे। और उन एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स का नतीजा ये था कि जो नोबल्स की पावर थी, क्या थी? नोबल्स की पावर वो क्या हो गई थी? वो कम हो रही थी। नोबल्स की पावर को इसने कम कर दिया। और किसकी पावर? सुल्तान के कंट्रोल को बढ़ाने की कोशिश की। साथ में इसने क्या किया? जो तरफ्स थे यानी कि प्रोविंस, इन प्रोविंसेस को रीऑर्गेनाइज करके कितने में? पूरे बहमनी किंगडम को 8 तरफ्स में डिवाइड किया। और इन 8 तरफ्स में डिवाइड किया तो इसके क्या किए? तरफदार रखे गए। क्या रखे गए? तरफदार्स रखे गए, जिसको हम क्या कहते हैं? प्रोविंशियल गवर्नर्स। क्या कहते हैं? प्रोविंशियल गवर्नर्स कहते हैं। तरफ का मतलब क्या हो गया? प्रोविंसेज। क्या हो गया? प्रोविंसेज यानी कि प्रांत। हिंदी में क्या कहेंगे? प्रांत। 8 प्रांतों में डिवाइड किया और हर प्रांत का एक गवर्नर की प्रोविंशियल गवर्नर। और इस तरफदार के अंडर में क्या? डायरेक्ट कंट्रोल में 1/4 क्या दिया? ओनली 1/4 डायरेक्ट कंट्रोल में दिया। बाकी जितने किले थे वो किसके अंडर में होते थे? किलेदार के अंडर में होते थे। इस तरह से। और वो किलेदार जो होता था, उस किलेदार का अपॉइंटमेंट कौन करता था? तो सुल्तान करता था। कौन करता था? सुल्तान करता था। तो इस तरह से जो गवर्नर्स थे उनकी भी पावर को कर्टेन यानी कि उनकी भी पावर को कम करने की कोशिश की गई। किसके द्वारा? महमूद गबन के द्वारा। क्यों? क्योंकि ज्यादा से ज्यादा पावर किसके हाथ में रहे? सुल्तान के हाथ में रहे। और ये जो बार बार क्या हो रहे थे? रिवॉल्ट्स की घटनाएं हो रही थी। जो नोबल्स रिवोल्ट कर रहे थे या नोबल्स अपने लोगों के द्वारा रिवोल्ट्स करके या कुछ ऐसी कॉन्स्पिरेसी करके बार बार सुल्तान को ब्लैकमेल भी करने की कोशिश होती थी। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए महमूद गबन ने ये सारी चीज़ें की ताकि कंट्रोल किसका रहे? सुल्तान का मैक्सिमम रहे और नोबल्स का कंट्रोल कम हो जाए। बट लास्ट में क्या हुआ? नोबल्स ने ही क्या किया? कॉन्स्पिरेसी करके महमूद गबन का एक्सक्यूशन करवा दिया। अब कहानी यहां से शुरू होती है कि महमूद गबन के एक्सक्यूशन के बाद क्या हुआ। तो यहां पर एक लाइन लिख लीजिए, लिखिएगा, आफ्टर गबन्स एक्सक्यूशन, the Bahmani kingdom began to disintegrate. यानी कि यहां से अब बहमनी किंगडम की क्या हो गई? डिसइंटीग्रेशन यानी कि उसका बिखराव शुरू हो गया। डिसइंटीग्रेशन का क्या मतलब हुआ? बिखराव। अब बहमनी किंगडम टूटने लगेगा। ठीक है। अभी तक जैसे हमने देखा था बहमनी किंगडम के स्टार्टिंग कैसे हुई थी? कई जो नोबल्स थे और गवर्नर्स थे, जब मोहम्मद बिन तुगलक के कंट्रोल से वो बाहर हो गए, आजाद हुए, यानी कि दिल्ली सल्तनत के कंट्रोल से जब वो अपने आप को आजाद किया, तो कई गवर्नर्स और नोबल्स ने मिलकर इकट्ठा होकर किसकी शुरुआत की थी? बहमनी किंगडम यानी बहमनी सल्तनत की शुरुआत की थी। और अब वही बहमनी सल्तनत जो 1346 कब
1346 में जिस बहमनी सल्तनत की शुरुआत हुई थी, बहमनी सल्तनत 1346 में जिस बहमनी सल्तनत की शुरुआत हुई थी वो कब 1481 आने के बाद से क्या होगा, डिसइंटीग्रेट होना शुरू होगा। क्या होगा, डिसइंटीग्रेट होना शुरू होगा। तो इस तरह से अगर हम देखें तो 1346 से लेकर लगभग 150 सालों तक बहमनी सल्तनत रहा। अभी खत्म नहीं होगा, ये टूट जाएगा। टूट कर अब अलग अलग क्या हो जाएंगे, अलग अलग जो ये प्रोविंशियल गवर्नर्स थे वो अपने आप को फिर से क्या करेंगे, इंडिपेंडेंट कर लेंगे। जैसा हमने बाकियों में देखा था, हमने फ्यूडल लॉर्ड्स में या यूं कहे कि फ्यूडेटरी सिस्टम में मेडुअल पीरियड में, जिसको कैसे फ्यूडल सिस्टम्स के थ्रू ही तो देखा जाता है। एंशियंट और मेडुअल के बीच का सबसे बड़ा अंतर क्या है, फ्यूडेटरी सिस्टम यानी फ्यूडल लॉर्ड्स, सामंतवादी व्यवस्था। तो ये फ्यूडल लॉर्ड्स क्या होते थे, जब हमने अभी तक पूरे मेडुअल हिस्ट्री के इतिहास में यही देखा कि जैसे ही सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल यानी कि जो किंग है वो वीक हुआ, जैसे ही किंग वीक हुआ क्या होते थे, गवर्नर्स जो होते थे, या गवर्नर्स कह लीजिए या फ्यूडल कह लीजिए, ये गवर्नर्स या फ्यूडल्स क्या करते थे, खुद को इंडिपेंडेंट कर लेते थे। जैसे हमने गुजारा प्रतिहारा में देखा, पाला में देखा, राष्ट्रकूटा में देखा, या उससे पहले के भी जो भी थे, गुजारा प्रतिहारा पाला जो बने ये भी तो किसके, किसी न किसी के फ्यूडल लॉर्ड्स ही तो थे। और वहीं से जैसे थानेश्वर में जब क्या कहते हैं कुषाणों का उदय हुआ तो वो भी तो किसी के फ्यूडल लॉर्ड थे। उसके बाद उनका जब खत्म हुआ तो गुजारा प्रतिहारा का उदय हुआ, ये भी फ्यूडल लॉर्ड थे। उसके बाद जब हमने राजपूतों का देखा तो राजपूत भी तो क्या थे, कुछ गुजारा प्रतिहारा के फ्यूडल लॉर्ड्स के रूप में ही तो थे। जब सेंट्रल गवर्नमेंट यानी किंग वीक हुआ तो इन गवर्नर्स ने अपने आप को इंडिपेंडेंट कर लिया। वही हाल यहाँ पर भी होगा। अब क्या होगा, महमूद गवन के बाद जो सुल्तान है वो सुल्तान तो उतना मजबूत है नहीं, तो अब क्या होगा, ये जितने भी क्या कहते हैं फ्यूडल लॉर्ड्स या कहिए सल्तनत के टर्म में नॉबल्स कहेंगे हम लोग। अपने जो इंडियन सिस्टम ऑफ था उसमें हम लोग क्या कहते थे, फ्यूडल्स कहते थे या जमींदार्स कहते थे या मुकद्दम कहते थे। मुकद्दम तो फरिश्ता ने दिया था, तो जमींदार्स कहिए या फ्यूडल कहिए या सामंत कहिए, ये सिस्टम चल रहा था। और उसी को पर्शियन में क्या कह रहे हैं, नॉबल्स कह रहे हैं, आमीर्स कहा जा रहा है। तो दोनों एक ही चीज है, बस किसका डिफरेंस है, डिफरेंस ऑफ लैंग्वेज। किसका, लैंग्वेज का डिफरेंस है कि हिंदी लैंग्वेज में जमींदार या सामंत कहा जा रहा है, इंग्लिश में फ्यूडल कहा जा रहा है, और पर्शियन में नोबेल या आमीर्स कहा जा रहा है। ठीक, तो वही यहां पर भी होगा। बहमनी किंगडम भी तो है मेडुअल पीरियड में ही ना, और उसी मेडुअल पीरियड में सामंतवादी व्यवस्था अपने चरम पर थी। और उस सामंतवादी व्यवस्था का नतीजा ये होता है कि हमने अभी तक जितनी बार देखा हर बार यही पाया कि जैसे ही सेंट्रल गवर्नमेंट वीक हुई वैसे ही जितने भी प्रोविंशियल गवर्नर्स या नॉबल्स थे सबने क्या किया, अपने आप को इंडिपेंडेंट कर लिया। तो ये कोई अलग तो है नहीं, इनके साथ भी यही होगा। और जो अभी तक इंपॉर्टेंट कड़ी थी उसका क्या नाम था, महमूद गवन। ये जो महमूद गवन था ये अभी तक एक मजबूत, भले ही ये सुल्तान नहीं था, डी फैक्टो रूलर था, पर ये स्ट्रांग था, इसने अभी तक सबको बांध के रखा था। पर इसकी डेथ के बाद पूरी तरह से अब
क्या होगा, जो बहमनी सल्तनत है वो डिसइंटीग्रेट होने लगेगा। यहां तक की कहानी समझ में आई। तो महमूद गबन तक की कहानी और जो बहमनी किंगडम है ये कोई अलग तो है नहीं भाई, मेडुअल पीरियड के हिसाब से ही सारी चीजें चल रही हैं। तो वहां तो यही अभी तक चलता है कि जैसे ही सेंट्रल गवर्नमेंट ने किंग वीक हुआ वैसे ही क्या करो, सारे फ्यूडल लॉर्ड्स और गवर्नर्स अपने आप को इंडिपेंडेंट करना शुरू कर देंगे। वही यहां भी हुआ। तो लिखिएगा, लिखिए मुहम्मद शाह थर्ड was succeeded by महमूद शाह 1482 to 1518, यानी कि 1481 में महमूद गवन की हत्या हुई और 1482 में मोहम्मद शाह भी थ्रोन से हट गए और कौन गद्दी पर बैठ गया, महमूद शाह बैठा। अब महमूद शाह के बाद क्या होता है, तो लिखिए द प्रोविंशियल गवर्नर्स। ये पूरी अब कहानी आपको लिखा देता हूं मैं, यहां अब कोई राजा इंपॉर्टेंट नहीं है, महमूद गबन तक ही जो था सो इंपॉर्टेंट था। महमूद गबन के बाद कुछ भी नहीं है। जो घटनाएं घटेंगी वो घटनाएं मैं आपको सीरीज वाइज लिखवा दे रहा हूं, लेकिन आपको याद ये रखना है कि महमूद गबन के बाद दिल्ली बहमनी सल्तनत डिसइंटीग्रेट हुआ और डिसइंटीग्रेट होके क्या बना वो आपको इस घटनाएं इस पूरी सीरीज के बाद आपको पता चलेगा। तो लिखिए द प्रोविंशियल गवर्नर्स, द प्रोविंशियल गवर्नर्स took this as an advantage for their self aggrandizement। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, लिखिए हाँ ऐसे लिखिए, within a short period of time, the provincial governors asserted their independence and the kingdom was reduced in size to a small area around the कैपिटल। यानी कि अब किंगडम के जो तरफ थे उन सभी प्रोविंसेस के मैक्सिमम जो थे तरफदार या कहिए नोबल्स या कहिए गवर्नर्स, उन्होंने सबने अपने आप को इंडिपेंडेंट घोषित कर लिया और जो साम्राज्य था वो, जैसे ये कैपिटल है अगर, तो कैपिटल के आसपास का कुछ एरिया ही रह गया, बाकी और पूरा का पूरा क्या हो गया, इंडिपेंडेंट हो गया। जैसे अगर देखा जाए तो एक इंडिया बहुत बड़ा साम्राज्य है, एक एजम्पशन के लिए कह रहा हूं, इंडिया क्या है, एक बहुत बड़ा साम्राज्य है।
लेकिन अगर बाय द वे मान लीजिए ये जितने भी अलग अलग स्टेट्स हैं, इन स्टेट्स के गवर्नर्स इंडिया से खुद को अलग कर लें, तो लास्ट में क्या बचेगा? दिल्ली और दिल्ली के आसपास का जो रीजन जिसको हम लोग नेशनल कैपिटल रीजन कहते हैं, एनसीआर। बस वही कहानी यहां पर भी हो गई, वैसा ही कुछ यहां हो गया। वो समझने के लिए, ऐसा कभी होगा नहीं। हमारा संविधान कैसा है? हमारा संविधान ऐसा है कि यूनियन यानी कि यूनियन गवर्नमेंट यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट को ज्यादा पावर देता है, तो किसी भी स्टेट को सीडीज करने का अधिकार नहीं है। इसलिए कोई भी स्टेट भारत से अलग नहीं हो सकता, लेकिन ये समझाने के लिए आपको बताया गया है। और हमारे संविधान का आर्टिकल 3 ये कहता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट जब चाहे तब किसी भी स्टेट की बाउंड्री या न्यू स्टेट का फॉर्मेशन कर सकती है। ये भी आपको पढ़ाया गया है पॉलिटी में, ठीक। खैर, तो उस वक्त तो ऐसा संविधान नहीं था, उस वक्त तो सब कुछ क्या थी? राजशाही थी। और जैसे ही सेंट्रल गवर्नमेंट वीक हुई, यानी कि राजा वीक हुआ, वैसे ही गवर्नर्स ने अपने आप को इंडिपेंडेंट कर लिया। अब यहां क्या हुआ, नेक्स्ट लिखिएगा, लिखिए ऑन महमूद शाह डेथ, ऑन महमूद शाह डेथ 3 rulers ceded one after another in quick succession। तो महमूद शाह की भी जल्दी मौत हो जाती है, और ये क्या होता है, एक के बाद एक 3 राजा आते हैं। लेकिन फिर भी मतलब ये समझिए कि सेंटर में स्टेबिलिटी नहीं है, सेंट्रल में स्पेशली नहीं है। और क्या होता है, लिखिएगा, लिखिए, बट दे वेयर puppets in the hands of कासिम बरीद उल मामलिक। ये एक व्यक्ति है कासिम बरीद उल मामलिक, इसके ही, अब ये क्या है, ये सेंटर स्टेज में है। क्या है ये? सेंटर स्टेज में है। और यही क्या कर रहा है, डिसाइड कर रहा है कि राजा कौन होगा। यानी कि क्या है, एक नोबेल है, ये आमिर है। जैसे महमूद गबन एक आमिर था, नोबेल था, तो अब कौन है, बरीद उल मामलिक, कासिम बरीद उल मामलिक है। और ये क्या कर रहा है, ये डिसाइड कर रहा है कौन राजा होगा। ठीक। एंड लिखिएगा, इसी में कंटिन्यू करके लिखिएगा, एंड आफ्टर हिज डेथ, यानी कि इसके कासिम बरीद की डेथ के बाद, एंड आफ्टर हिज डेथ हिज आमिर अली बरीद, तो इसकी डेथ के बाद इसने अपने आमिर को वो इंपॉर्टेंट जगह पर बैठा दिया। और अब कौन डिसाइड कर रहा है, आमिर अली बरीद डिसाइड कर रहा है कि कौन राजा होगा, कौन राजा नहीं होगा। ठीक है। लेकिन इन सब के बावजूद कुल मिलाकर कहानी ये होती है कि बहमनी सल्तनत नहीं टिक पाता है, बहमनी सल्तनत नहीं टिक पाता है। तो क्या होता है इसके बाद, लिखिए, द लास्ट सुल्तान ऑफ बहमनी सल्तनत वाज
कलीमुल्ला। द लास्ट सुल्तान ऑफ बहमनी सल्तनत वाज कलीमुल्ला शाह। कलीमुल्ला शाह, SHAH, शाह, कलीमुल्ला शाह। एंड with his death in 1527 CE, the Bahmani Sultanate disintegrated in five independent state and marks the end of बहमनी सल्तनत। तो इस तरह से बहमनी सल्तनत का अंत हो गया। किसने? बहमनी सल्तनत का अंत हो गया। ठीक है, कितने में? 5 अलग अलग इंडिपेंडेंट किसमें? स्टेट्स में। तो बहमनी सल्तनत खत्म हुआ और कितने? 5 इंडिपेंडेंट स्टेट्स में टूट गया। ठीक है, तो अब बात आती है कि ये 5 स्टेट्स थे कौन। बात ये आती है कि ये 5 स्टेट्स थे कौन। तो अब उनको लिखते हैं। ठीक है, तो ये मैं रब कर रहा हूं, इसको यहां तक नोट डाउन कर लिया ना। तो अब हम लोग लिखेंगे कि बहमनी सल्तनत जो 5 हिस्सों में डिसइंटीग्रेट हुआ, इंडिपेंडेंट स्टेट्स, वो कौन से थे। तो लिखिए बहमनी किंगडम डिसइंटीग्रेशन। फर्स्ट कौन सा था? तो लिखिए अहमदनगर। और किसने किया? निजाम शाही। फर्स्ट कौन सा था? अहमदनगर। उसके बाद किसमें कौन सा सेकंड? ये मैं सीरीज नहीं लिखवा रहा हूं, बस आपको 5 लिखवा दे रहा हूं। सीरीज अभी आपको लिखवा दूंगा। पहले कौन टूटा? बीजापुर। तो बीजापुर में था आदिल शाही। ठीक, थर्ड जो था वो था गोलकोंडा, और यहां पर था कुतुब शाही। ये वो खानदान है जिन्होंने तोड़ा अलग किया। ठीक है, कुतुब, आदिल, निजाम। ठीक, और फोर्थ था बेरार। यहां पर थे इमाद शाही। और फिफ्थ पार्ट जो था वो था बिदर, और बिदर में थे बरीद शाही। तो इन 5 हिस्सों में बहमनी किंगडम डिसइंटीग्रेट हुआ। अहमदनगर, बीजापुर, गोलकोंडा, बेरार, बिदर। ठीक है, तो अब ये तो आपने लिखा, तो इसको एक सीरीज वाइज में आपको लिखवा दे रहा हूं। ये टेबल आप नोट डाउन कर लेंगे तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। ये तो ऐसे याद करने के लिए हो कि हाँ
अहमदनगर, बीजापुर, गोलकोंडा, बेरार, बिदर, इन 5 हिस्सों में टूट गया। ठीक, ये तो हमें याद करने के लिए हो गया, लेकिन उसका एक सीरीज मैं आपको लिखवा रहा हूं। ये अगर आप याद रखोगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। एक टेबल मैं आपको दे रहा हूं, यहां पर लिखिए। पहला, डायरेक्ट ऐसे ही लिखिए, कुछ और मत लिखिए, सीधे लिखिए आदिल शाही किंगडम, आदिल शाही किंगडम ऑफ बीजापुर, आदिल शाही किंगडम ऑफ बीजापुर। ठीक, और यहां पर जो पहला व्यक्ति था वो था यूसुफ आदिल शाही। कौन था? यूसुफ आदिल शाह, शाही नहीं शाह। क्या नाम लिखेंगे? यूसुफ आदिल शाह, और ईयर लिखेंगे 1489। इसने 1489 में ही क्या किया था? बीजापुर को बहमनी किंगडम से अलग कर लिया था। कौन? यूसुफ आदिल शाह। और इसी वजह से बीजापुर में जो खानदान या जो राजा बने उनको कहा गया आदिल शाही कहा गया। बीजापुर को आदिल शाही कहा गया। ये क्लियर हुआ? ठीक, इसका वैसे मोहम्मद आदिल शाह भी कहा जाता है, और इसने बीजापुर में एक गोल गुंबद बनवाया है। क्या बनवा रखा है? यूसुफ आदिल शाह के बाद एक और व्यक्ति हुआ था, मोहम्मद आदिल शाह। जैसे बीजापुर को फाउंड किसने किया? यूसुफ आदिल शाह। और इस यूसुफ आदिल शाह के बाद एक हुए थे मोहम्मद आदिल शाह। देखिए, ये आदिल शाह टाइटल है, नाम क्या है? यूसुफ, नाम क्या है? मोहम्मद। ठीक है ना? जैसे हम लोग में नाम होता है रमेश सिंह, तो महेश प्रजापति, तो रोशन सिंह, ऐसे होते हैं ना। तो फलाना द्विवेदी, तो त्रिवेदी। तो ये जो द्विवेदी, त्रिवेदी, सिंह, प्रजापति, ये सब क्या है? ये टाइटल है। तो ऐसे आदिल शाह टाइटल है, और नाम क्या है? यूसुफ। नाम क्या है? मोहम्मद। तो यूसुफ के बाद एक हुए थे मोहम्मद आदिल शाह, और इस मोहम्मद आदिल शाह ने बीजापुर में बनवाया था गोल गुंबज। गोल गुंबज बनवाया था। कहाँ पर? बीजापुर में। ये आज भी है, ये गोल गुंबज आज भी है। और इस गोल गुंबज की खासियत ये है कि इसको वर्ल्ड्स सेकेंड लार्जेस्ट डॉम कहा जाता है। डॉम क्या होता है? तो आपने जैसे ताजमहल देखा होगा, तो ताजमहल के ऊपर इस तरह से आपने स्ट्रक्चर देखा होगा। ये देखा है ना, इस तरह से स्ट्रक्चर ताजमहल के ऊपर। छत नहीं देखा होगा, छत जो है वो इस तरह से हेमिस्फेरिकल छत आपने देखी होगी। ठीक है, और इसके ऊपर फिर ऐसे अपना जो भी कंस्ट्रक्शन वगैरह होता है इस तरह से। अभी जो हम लोग के घरों पर छत होती है वो कैसी होती है? वो फ्लैट होती है। तो इसको क्या कहते हैं? रूफ कहते हैं। अगर आप मंदिर को देखिएगा तो मंदिर की छत इस तरह से होती है, ऊंची उठी हुई। तो इसको क्या कहते हैं? इसको शिखर कहते हैं। क्या कहते हैं? शिखर कहते हैं। मंदिर जब भी आप देखोगे तो जिस रूम में डीआईटी की मूर्ति रखी जाती है, यानी कि भगवान की मूर्ति होगी, देखिएगा उस रूम की जो छत होगी वो ऐसे ऊपर उठी हुई रहेगी, खूब ऊंची। पुराने जितने, तो इसको मंदिर का शिखर कहते हैं। हम लोग अपने छत, अपने घर की जो के ऊपर जो सीलिंग होती है उसको क्या करते हैं? फ्लैट रखते हैं, जिसको रूफ, छत कहा जाता है। और जब आप मस्जिद वगैरह को जाओगे या फिर ताजमहल वगैरह को देखोगे, जो इस्लामिक स्ट्रक्चर है, वहाँ पर क्या है? वहाँ पर जो सीलिंग, छत बनाई जाती है वो इस तरह से हेमिस्फेरिकल बनाई जाती है। इसी को क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है डोम। क्या कहा जाता है? डोम। तो ये जो डोम है, तो बीजापुर में जो गोल गुंबज बनाया गया,
ये दुनिया का सेकंड लार्जेस्ट डोम कहा जाता है और इसमें एक विस्परिंग गैलरी है। विस्परिंग गैलरी का मतलब कि अगर आप उसके कहीं पर भी खड़ा होके हल्का सा फुसफुसाओगे, विस्पर भी करोगे ना, तो दूर तक वो आवाज सुनाई दे जाएगी। बहुत ही नायाब साइंस है ये, और उस वक्त इन्होंने बनवा रहा था। ठीक है, तो खैर वो हम लोग देखेंगे जब आर्किटेक्चर पढ़ेंगे, तो वहाँ गोल गुंबज के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। आप एक बार नेट पर गोल गुंबज की फिगर देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा। खैर हम लोग आते यहाँ लौटते हैं, यहाँ पर आ गए आप। पहला आ गया बीजापुर। बीजापुर के बाद दूसरा लिखिए इमाद शाही किंगडम ऑफ बेरार। ये मैं आपको सीरीज लिखवा रहा हूं कि कब कौन अलग हुआ। 1489 में बीजापुर अलग हो गया, एक साथ सब नहीं हुए, अलग अलग टाइम पर अलग अलग हुए। इसकी जो स्थापना की थी बेरार की, वो थे फतेहुल्लाह इमाद शाह। फतेहुल्लाह इमाद शाह, और टाइम पीरियड जो था वो था 1484, यानी इससे पहले कौन हो गए थे? बेरार वाले हो गए थे। ठीक, थर्ड लिखिए निजाम शाही किंगडम ऑफ, कौन आएगा? निजाम कौन थे? अहमदनगर के, अहमदनगर। तो इसके पहले शासक कौन थे? उनका नाम था मलिक अहमद। अहमद टाइटल है, मलिक नाम है। कब ये हुए थे अलग? 1490, 1490 में। ठीक है, अहमद, मलिक अहमद। खैर अहमदनगर को शाहजहां ने जीत लिया था। खैर वो लोग हम लोग उसमें पढ़ेंगे, कब पढ़ेंगे? मुगल सल्तनत में पढ़ेंगे। फोर्थ लिखिए कुतुब शाही किंगडम ऑफ गोलकोंडा, और यहाँ पर था कुली कुतुब शाह, कुली कुतुब शाह, और ये अलग हुआ था 1512 में जाकर। कब हुआ था? 1512 में। और पांचवा, फिफ्थ जो था वो था बरीद शाही, और कहाँ का? बिदर का, बरीद शाही किंगडम ऑफ बिदर। और ये जो था इसका नाम था आमिर अली बरीद, और ये अलग हुआ था 1526 में जाकर। तो यहाँ तक आते आते 1526 आते आते बिल्कुल ही पूरी तरह से डिसइंटीग्रेट हो गया कौन? बहमनी किंगडम। ठीक है, समझ में आ रही बात? हाँ, तो इस अब अगर आप देखोगे तो आपको मैंने जब 1565 का तलाई कोटा का बैटल ऑफ तलाई कोटा जब मैंने पढ़ाया था, तो वहाँ क्या बताया था कि बहमनी किंगडम पूरी तरह से बिखर चुका था। तो क्या हो रहा था, कभी जो कौन था उसका दामाद, कृष्णदेवराय का दामाद जो था, वो क्या करता था, कभी किसी एक के साथ तो कभी किसी दूसरे के साथ, यही काम करता था ना। और अंत में क्या हुआ? अंत में जब ये सारी बातें वहां के लोगों को समझ में आई, तो उन सब ने मिलकर एक साथ किसके ऊपर? रामाराय के ऊपर अटैक कर दिया, जो कृष्णदेवराय का दामाद था रामाराय। और उस तरह से विजयनगर की हार हो गई, और उसके बाद विजयनगर भी खत्म हो गया। तो यहाँ तक आते आते हमने ये देखा कि बिल्कुल पूरी तरह से क्या हुआ कि बहमनी किंगडम बिखर कर टूट कर खत्म हो गया। और बाकी जो हमने, अब आप जब
बैकग्राउंड में जाके देखोगे, विजयनगर और बहमनी का जो मैंने आपको कॉन्फ्लिक्ट पढ़ाया है, तो यहाँ से फिर आप वहाँ पर उसको रिलेट कर लोगे। यहाँ से आप वहाँ पर आप जाकर रिलेट कर लोगे कि अच्छा यहाँ पर कृष्ण देवराय का युद्ध किसके साथ हुआ, तो तब तक तो कृष्ण देवराय कब है, तो कृष्ण देवराय तो आपके 1529 तक हैं। तो कृष्ण देवराय तक क्या हो चुका था, बहमनी किंगडम वीक हो चुका था। देखिए 1526 में क्या हो रहा है, लास्ट अलग हो रहा है, यानी कि 1484, तो कृष्ण देव राय के आने तक बहमनी किंगडम वीक हो चुका था। तो कृष्ण देव राय का क्या है, बहुत अच्छा रिकॉर्ड है बहमनी किंगडम के खिलाफ। तो वहां पर जब आप करोगे तो क्या होगा, कृष्ण देव राय का मैंने क्या पढ़ाया, वार विथ बीजापुर पढ़ाया है। जब आप कृष्ण देव राय को देखोगे, बैकग्राउंड में जाओगे तो क्या होगा, वार विथ बीजापुर मैंने वहां आपको लिखवाया है। फिर मैंने लिखवाया है वॉर अगेंस्ट कुतुब शाही ऑफ गोलकोंडा लिखवाया है। तो क्यों लिखवाया, क्योंकि गोलकोंडा में कुतुब शाह था, तो कुतुब शाह गोलकोंडा से भी कृष्णदेव राय की जीत हुई है, ठीक है। लेकिन उसके बाद फिर क्या होता है, फिर विजयनगर का डिक्लाइन शुरू होता है। तो जब रामा राय आता है, तो रामा राय वाले भी मैंने आपको लिखवाया है कि रामा राय पहले गोलकोंडा के को और क्या कहते हैं अहमदनगर को आपस में ग्रैंड एलियंस करते हैं और फिर वो अटैक कर देते हैं। लेकिन एक बंदा नहीं जुड़ता है। कौन नहीं जुड़ता है, वो जब आप दोबारा जाकर पढ़ोगे तो आपको दिमाग में आ जाएगी बात कि अच्छा कौन कौन से इन पांचों में से कौन ऐसे थे जो किसके साथ आपस में इकट्ठा होकर विजयनगर के ऊपर अटैक करते हैं, जिसको हमने किस नाम से पढ़ा था, बैटल ऑफ तलीकोटा या तलाईकोटा, जो भी कहिए। तो वहां अब आप जाकर उस लाइन को जब आप पढ़िएगा इसके साथ कंपेयर करके, तो आपको पूरी कहानी अपने आप क्लियर हो जाएगी। तो ये याद रखना है आपको कि कृष्णदेव राय के आने तक विजयनगर अंपायर तो मजबूत हो रहा था, लेकिन बहमनी किंगडम वीक हो रहा था। और इस तरह से हमने देखा था कि कृष्णदेव राय हर बार बहमनी किंगडम को कह लीजिए या यूं कहिए कि बहमनी किंगडम के बीजापुर गोलकोंडा जो भी था उसको वो हरा रहे थे। और कृष्णा तुंगभद्रा डॉब पर, जिसको हम लोग रायचूर डॉब भी कहते हैं, उस रायचूर डॉब पर किसका कब्जा हो रहा था, विजयनगर क्या कर रहा था, कंट्रोल कर रहा था। और लेकिन कृष्णदेव राय के बाद यही विजयनगर वीक होता है। और फिर हम देखते हैं कि रामा राय जो था, वो रामा राय बार बार क्या कर रहा था, कभी किसी दो को, कभी अहमदनगर और बेरार को एक साथ ले लिया और गोलकोंडा पर अटैक किया, तो कभी बिदर और गोलकोंडा के एक साथ लेकर अहमदनगर पर अटैक किया। ये काम कौन कर रहा था, रामा राय कर रहा था। और बाद में जब ये सब आपस में मिले एक को छोड़कर, कौन, एक को छोड़कर, और वो कौन था, इमाद शाह। कौन, इमाद शाह, यानी कि बेरार। इमाद शाह कौन, ये बेरार। ये बेरार को छोड़कर बाकी इकट्ठा हुए और अटैक किए रामा राय के ऊपर, यानी कि विजयनगर के ऊपर। वहां से विजयनगर का अंपायर खत्म हुआ। तो इस तरह से हमने देखा कि कैसे पूरी तरह से बहमनी किंगडम और विजयनगर अंपायर का उदय हुआ और फिर दोनों का अंत हुआ। तो कुल मिला जुलाकर कहानी है कि सब आपस में ही मिलकर इकट्ठा हुए और फिर आपस में ही मिलकर सब खत्म भी हुए, एक दूसरे से लड़कर। तो पूरी कहानी यही है कि आपस में लड़ते हुए ही सबका खात्मा हुआ। ठीक, अब इसको रब कर दो, अगर ये नोट डाउन कर लिया तो कहानी अब आपको समझ में आ रही होगी। और थोड़ा सा मैंने आपको इसलिए अभी आपको देखिए, पढ़ाने को हर एक पॉइंट बता दिया हूं, लेकिन यहां पर आपको थोड़ा सा आपको एक तरह से होमवर्क दे रहा हूं
कि आप पीछे जो विजयनगर अंपायर में पढ़ाया गया वो अब उसको और इसको आपस में जब मैच करोगे ना तो इसकी भी कहानी याद हो जाएगी और उसकी भी कहानी याद हो जाएगी। और जब दोनों कहानी आपको याद हो जाएगी तो फिर आपके जितने कन्फ्यूजन है कि अच्छा इस वक्त अगर बहमनी किंगडम में ये है तो विजयनगर में कौन है, विजयनगर में अगर ये है तो बहमनी किंगडम में उस वक्त क्या हो रहा था। और जब आपने ये लॉजिक रिलेट कर लिया किसके बीच में, बहमनी एंड विजयनगर, इन दोनों के बीच में लॉजिक अगर क्रिएट कर लिया तो फिर अब आपको कोई क्या करेगा, कहीं से भी क्वेश्चन अगर प्री में आ जाए तो आपको कोई फंसा नहीं सकता, आप उस क्वेश्चन का सही आंसर दे दोगे। अच्छा, इसका यहीं पर नहीं काम आएगा। अब ये बहमनी के बाद जो आपने ये 5 देखे हैं ना, 5 अलग अलग प्रोविंस, इन 5 अलग अलग प्रोविंस को अब कौन करेगा। अब मुगल सल्तनत जब आप पढ़ोगे तो उस मुगल अंपायर में भी काम आएगा, क्योंकि वो मुगल अंपायर जब डेक्कन में अपना कंट्रोल करेंगे, वो मुगल अंपायर जब साउथ में आकर अपना कंट्रोल करेंगे तो किसको करेंगे, इन्हीं बेरार, बिदर, अहमदनगर और बहमनी के जो 5 टुकड़े हुए वो और विजयनगर के जो अलग अलग छोटे छोटे टुकड़े हुए हैं उनको, उन्हीं को तो वो कंट्रोल करेंगे। और क्या उनके पास कंट्रोल करने को है, क्यों, क्योंकि जब बाबर आया तो बाबर ने तो क्या किया, बाबर ने तो लोधी को हरा दिया, तो दिल्ली सल्तनत जो लोधी कंट्रोल था तो कंट्रोल में आ गया बाबर के। अब बाबर के बाद हुमायूं आएगा, अकबर आएगा, तो वो जब इंडिया पर कंट्रोल करने की शुरुआत करेंगे तो वो इन्हीं को तो हराएंगे, कहीं से और दूसरे राजा तो हराएंगे नहीं। तो ये अब आपको आगे भी काम आएंगे, ठीक है। तो खैर यहाँ अब थोड़ा सा कुछ और 1-2 पॉइंट लिख लीजिए ताकि आपको चीज़ें याद रहें। लिखिएगा, थोड़ा सा एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में लिख लीजिए, ऐसे ही एक पैराग्राफ लिख लीजिए। बहुत ज़्यादा कोई बहुत नया टाइप का एडमिनिस्ट्रेशन नहीं था इनका भी, लेकिन कुछ चीज़ें थी जो, जैसे 8 मिनिस्टर्स थे, तो वो 8 मिनिस्टर्स कौन कौन थे, वो कुछ पॉइंट ऐसे हैं जो मैं आपको यहाँ लिखवा दे रहा हूँ, ठीक है ना। और कोई ऐसा बहुत ज़्यादा यहाँ पर चीज़ें नहीं लिखनी है, तो लिखिएगा एक ऐसे ही पैराग्राफ वहाँ पर छोड़ के एक नए पैराग्राफ में लिख लीजिए। लिखिए, द गवर्नर्स, यानी कि क्या है, तरफदार्स, द गवर्नर्स या तरफदार्स ऑफ 4 प्रोविंसेज। ये महमूद गबन से पहले की बात हो रही है। महमूद गबन ने 8 प्रोविंस किया था ना, महमूद गबन के पहले कितने थे, 4 प्रोविंस थे, याद है ना। तो द गवर्नर्स या तरफदार ऑफ 4 प्रोविंसेज ऑफ द बहमनी सल्तनत वेयर। खैर ये बहुत रेयर से रेयर चांस है कि आपको कोई पूछे, लेकिन फिर भी मैं आपको लिखवा दे रहा हूं। पहला, गवर्नर ऑफ दौलताबाद कौन है, मसनदे आली। गवर्नर ऑफ बेरार, आजमे आली। गवर्नर ऑफ बिदर, आजमे हुमायूं। और देखिए ये सब हेरेडिटरी हो जाएंगे, ये सब क्या हो जाएंगे, हेरेडिटरी हो जाएंगे। बाद में जब महमूद गबन आता है तो वही ये सब तोड़ता है, इसलिए तो महमूद गबन के खिलाफ हो जाते हैं ये सब। गुलबर्गा, ये होगा मलिक नायब। तो इस तरह से ये 4 थे। किसके टाइम पर ये हुआ था, मोहम्मद शाह के टाइम पर हुआ था। सॉरी, मोहम्मद शाह के पहले जौन था क्या था, बहमन शाह।
बहमन शाह ने क्या किया था, 4 तरफ में डिवाइड किया था, तो वो 4 तरफ के 4 गवर्नर ये बने थे। किसके टाइम पर, बहमन शाह के टाइम पर ही है, और तब से लगातार रहे। लेकिन महमूद गबन ने क्या किया, 8 प्रोविंस में डिवाइड कर दिया, लेकिन वो लंबे समय तक चले ही नहीं, तो इस वजह से उनके बारे में हमें नहीं लिखना है। तो ये 4 के बारे में हमें लिखना है, जिसको किसने बनवाया था, बहमन शाह ने बनवाया था। अच्छा, उसी बहमन शाह ने 8 मिनिस्टर्स भी बनवाए थे। उसी बहमन शाह ने 8 मिनिस्टर की काउंसिल बनवाई थी, तो वो भी लिखिए। 8 मिनिस्टर्स इन बहमनी सल्तनत। 8 मिनिस्टर्स इन बहमनी सल्तनत। लिखिए इनके बारे में कौन कौन है। पहला, वजीरे कुल, ये सब मैच द कॉलम में आता है, ये सब मैच द कॉलम में आता है। वजीरे कुल, इसका मीनिंग हुआ प्राइम मिनिस्टर। इसका क्या मतलब हुआ, प्राइम मिनिस्टर। अगर बहमनी किंगडम में वजीरे कुल पोस्ट पर है, इसका मतलब है कि वो बहमनी किंगडम का प्राइम मिनिस्टर है। ठीक, नेक्स्ट लिखिए, आमीरे जुमला, ये हो गए फाइनेंस मिनिस्टर। थर्ड, वजीरे असराफ। वजीरे असराफ क्या हो गए, फॉरेन अफेयर्स मिनिस्टर। क्या हो गए, फॉरेन अफेयर्स मिनिस्टर, वजीरे असराफ। फिफ्थ लिखिए, नहीं फोर्थ, पेशवा। पेशवा था ना एक पोस्ट, लिखवाया था, तो पेशवा क्या थे, लिखिए अटैच्ड टू ल्यूटेनेंट, यानी कि सेना से रिलेटेड है। क्या है, सेना, जो सेनापति है उसके साथ एक और व्यक्ति को जोड़ा गया जिसको पेशवा कहा गया। नेक्स्ट लिखिए फिफ्थ, सदरे जहां। क्या कहेंगे, सदरे जहां। ये सदरे जहां क्या है, चीफ जस्टिस एंड मिनिस्टर ऑफ रिलीजियस अफेयर्स। क्या है, चीफ जस्टिस या मिनिस्टर ऑफ रिलीजियस अफेयर्स। सिक्स्थ लिखिए, नजीर। नजीर क्या है, असिस्टेंट मिनिस्टर फॉर फाइनेंस। अब देखिए फाइनेंस पर कितना ध्यान है, 2 मिनिस्टर रखे गए हैं। सेवेंथ, नजीर के बाद आएंगे, सेवेंथ आएंगे कोतवाल। तो कोतवाल तो सबको पता है, ये क्या है, चीफ पुलिस। आज भी कोतवाल वर्ड यूज किया जाता है, चीफ पुलिस एंड सिटी मजिस्ट्रेट। और आठवां मिनिस्टर, 8th मिनिस्टर है, वो है वकील उल सुल्तान। वकील सुल्ताना, ये क्या है, ल्यूटेनेंट। आपने देखा होगा इंडियन आर्मी में जो सबसे पहला ऑफिसर पोस्ट होता है वो ल्यूटेनेंट का ही होता है, जिसको लेफ्टिनेंट कह देते हैं हम लोग। क्या कह देते हैं, लेफ्टिनेंट। तो ये आर्मी का ऑफिसर है, और उस आर्मी के ऑफिसर के साथ एक पेशवा भी है। तो इस तरह से बहमन शाह ने 8 मिनिस्टर्स बनाए थे, और ये 8 मिनिस्टर्स आपको याद रखने हैं। क्यों,
क्योंकि ये 8 मिनिस्टर्स आपको कहाँ पूछे जाएंगे, ये पूछे जाएंगे आपको मैच द कॉलम में, या फिर कहाँ पर, 1 पेयर इज ट्रू, 2 पेयर इज ट्रू। तो ऐसे नहीं पूछेगा, वो क्या करेगा, एक कोई बहमनी अंपायर का ले लेगा, एक विजयनगर का उठा लेगा, एक मुगल सल्तनत का उठा लेगा, और ऐसे करके 4 अलग अलग एडमिनिस्ट्रेशन, 4 अलग अलग किंगडम के मिनिस्टर्स की लिस्ट बना देगा। और दूसरे साइड क्या कर देगा, हम उसको अपने टर्म में कैसे जानते हैं, जैसे वजीर कुल, तो हम अपने टर्म में क्या जानते हैं, प्राइम मिनिस्टर। आमिर जुमला, हम लोग के लिए उसको किस रूप में समझेंगे, हम लोग समझेंगे फाइनेंस मिनिस्टर के रूप में। ठीक है, तो इस तरह से हमने देखा कि कैसे पूरी तरह से बहमनी अंपायर बना, बहमनी अंपायर का डिसइंटीग्रेशन हुआ, और कैसे बहमनी अंपायर के ये 8 मिनिस्टर्स जो थे, जिनको क्या कहा गया, किसका, बहमन शाह के द्वारा बनाए गए, और ये 8 मिनिस्टर्स ने पूरी तरह से बहमनी किंगडम को संभाला, बनाए रखा, और बाद में क्या हुआ, बहमनी अंपायर डिसइंटीग्रेट हो गया 5 अलग अलग हिस्सों में। वो भी हमने देखा कौन से हिस्से थे, अहमदनगर, बीजापुर, गोलकोंडा, बिरार, बिदर। ठीक, तो इस तरह से बहमनी अंपायर यहां पर होता है द एंड। समझ में आई बात। अब हम लोग इसके आगे शुरुआत करेंगे कि अब बहमनी किंगडम में ये सब जो बनते हैं, इनमें कैसे चीजें आगे बढ़ती हैं, कि भाई बिदर बना तो बिदर में कैसे चीजें आगे बढ़ी, या फिर क्या कहते हैं, बेरार बना तो बेरार में कैसे चीजें आगे बढ़ी, बीजापुर बना, तो थोड़ा थोड़ा इनके बारे में भी जानकारी लेंगे, और ये भी देखेंगे कि इनके अलावा गुजरात, मालवा, मेवाड़, वहां पर कौन कौन से किंगडम बने, क्योंकि दिल्ली सल्तनत भी वीक हो चुका था। तो दिल्ली सल्तनत में जब तक इब्राहिम लोधी तक आते आते दिल्ली सल्तनत भी वीक हो चुका था, क्योंकि मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम, समझिए अच्छा चलिए इसको यहीं रोकते हैं, इसके आगे नेक्स्ट हम लोग, अभी इसको रब करता हूँ, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कैसे चीज़ें आगे बढ़ती हैं। ठीक है।